পেরিয়ে গেছে ৩৩ বছর। এর মধ্যে সরজু দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল, তৈরি হয়েছে রাম মন্দির। যে মন্দিরের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে একদিন গুলি খেতে হয়েছিল কলকাতার দুই যুবককে, একজন রাম কোঠারি, অন্যজন তার ভাই শরৎ কোঠারি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকে অযোধ্যার কর সেবায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন তারা। কলকাতা থেকে ৬৯ জনের দল যাত্রা করেছিল ১৯৯০ সালের ২২শে অক্টোবর। ২রা নভেম্বর হনুমানগড়ি মন্দিরের সামনে গুলিবিদ্ধ দেহ মিলেছিল দুই ভাইয়ের। আজ যখন সেই মন্দির উদ্বোধন হতে চলেছে, সেই আমন্ত্রণপত্র পৌঁছেছে কলকাতার কোঠারি বাড়িতে। আর সেদিনের কথা মনে করে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন রাম শরতের বোন পূর্ণিমা কোঠারি। जब वो राम धुन कर रहे थे जमीन पर बैठकर, उन पर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, उन पर लाठी चार्ज की गई। ऐसे में जब सभी स्वयंसेवक कार सेवक खड़े हो गए तो उन पर बिना किसी सूचना के गोलियां चलाने लगे वो। और जब इतने शोर में वो गोलियों की आवाज़ तो नहीं सुन पा रहे थे, किंतु जब उनको अपने आसपास के लोग गिरते हुए रक्त रंजित होते हुए दिखे तो उन्होंने समझा कि यहाँ गोलियाँ चल रही है। ऐसे में सभी ने जो आसपास के जो भी मंदिर थे, मठ थे या घर थे, वहाँ पर आश्रय लिया। मेरे दोनों भाई राम और शरद ने भी पास के ही एक घर में आश्रय लिया था। अचानक से उस घर के दरवाजे पर पानी पानी की आवाज़ आई, जैसे कोई कार सेवक को करा रहा है, उसे हमारी ज़रूरत है, ऐसा भाई को लगा, छोटे वाले भाई को। उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उन्हें खींचकर वहाँ पर गोली मारी गई। उनके सीने पर 2 गोलियां मारी गई थी। जब वो नीचे गिरे तो उनको घसीटा जाने लगा। ऐसे में बड़े भाई भी सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो। उसी समय उन्हें भी नीचे गिरा दिया गया और उन पर भी गोली चलाई। उनके सर पर गोली मारी गई और दोनों भाइयों का बलिदान वहाँ हो गया। উত্তরপ্রদেশে তখন মুলায়ম সিং এর জমানা। কর সেবা বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর তার সরকার। কোনো ট্রেন যাচ্ছিল না অযোধ্যায়, তাই বারাণসী হয়ে কর সেবকদের অযোধ্যা পৌঁছতে হয়েছিল হেঁটে। ২০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে তারা পৌঁছেছিলেন অযোধ্যায়। बचपन से ही वो दोनों संघ के स्वयंसेवक थे और अपने शाखा के दायित्व को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। जब वो कार सेवा के लिए जाने वाले थे, उससे 2 वर्ष पहले से ही शिला पूजन और राम ज्योति पूजन का जो दायित्व उन्हें दिया गया था, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। और अपने दायित्व का पालन करते हुए जब कार सेवा का आह्वान हुआ तो उन दोनों ने स्वयं को आगे लेके और संगठन को कहा कि हम जाएंगे। संगठन ने कहा कि एक घर से एक ही जा सकता है, यही नियम है। वैसे में बड़े भैया को बोला गया कि आप तो बहुत मैच्योर्ड है, बड़े हो, आप रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि राम के काज में राम तो जाएगा, ऐसा कह के उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। उसके बाद शरद से कहा गया तुम छोटे हो, तुम रुक जाओ। उन्होंने भी कह दिया कि जहाँ राम जाएगा वहाँ लखन तो जाएगा ही। वो अपने आप को उस समय लक्ष्मण के रूप में वहाँ प्रस्तुत कर दिया उन्होंने। ऐसा कह के जब सबको निरुत्तर कर दिया तो उन्हें ये भी एक प्रस्ताव दिया गया कि आप दोनों एक वाहिनी में मत जाओ, आप अलग अलग वाहिनी में जाओ। पर उन्होंने उसमें भी सबको मना कर दिया और कहा कि नहीं, हम दोनों भाई एक साथ ही रहेंगे। इसके पश्चात जब घर पर पिताजी से बात हुई, पिताजी ने कहा कि बेटा हम तो मारवाड़ी फैमिली से हैं, क्या ज़रूरी है कि हम वहाँ पर स्वयं जाके ही अपनी कार सेवा करें। हम यहाँ धन के द्वारा भी अपनी कार सेवा कर सकते हैं, धन के द्वारा भी हम मदद कर सकते हैं। वैसे में बड़े भैया ने कहा कि पिताजी ये हमारी बहुत बड़ी गलती है,
हमें सिर्फ तन से या मन से या धन से नहीं, हमें तन मन धन तीनों से अपना पूरा 100% जिसको बोले वो देना है हमें, और ये देश के लिए हम अपना कार्य करके रहेंगे। वैसा कह के उन्होंने माँ पिताजी को भी कन्विंस कर लिया। वैसे में जब 22 अक्टूबर को उनकी यात्रा शुरू हुई माँ के मंगल तिलक के साथ, आशीर्वाद के साथ कि आप दोनों विजयी हो के वापस आओ, आप अपना कार्य पूर्ण करके ही वापस आओ, ऐसा आशीर्वाद माँ पिताजी दोनों ने उन्हें दिया। और 22 अक्टूबर को उनकी यात्रा शुरू हुई। 22 अक्टूबर को जब वो यहाँ से निकले तो यही कलकत्ता से ही उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ट्रेनें बंद कर दी गई थी और ट्रेन सामान्य रूप से नहीं चल रही थी। अपनी टाइम से उन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जा रहा था। अयोध्या के लिए कोई भी ट्रेन नहीं चल रही थी। ऐसे में उन्होंने तय किया कि हम बनारस तक ट्रेन से जाएंगे और वहाँ से फिर आगे का सफ़र वहीं तय करेंगे। जब वो बनारस के लिए पहुँचने वाले थे, उन्हें पता चला कि बनारस में गिरफ्तारियाँ हो रही है। उन्होंने एक स्टेशन पहले ही ट्रेन छोड़ दी। ट्रेन से उतर के उन्होंने रास्ते से गाड़ी वगैरह करके और बनारस का सफ़र तय किया। जब वो बनारस पहुँचे तो उन्हें पता चला कि आगे के सभी मार्ग बंद हैं। अयोध्या के लिए कोई भी रास्ता खुला नहीं है। किसी दो व्यक्ति को भी अगर एक साथ देख लिया जाता था तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसे में जब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा था, उनकी वाहिनी ने ये तय किया कि हम रात को खेतों के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। मन में जो संकल्प लेके आए उसे किसी भी तरीके से पूरा करना था। इस निश्चय के साथ वो सब खेतों के रास्ते से रात को आगे बढ़े। बहुत ठंड थी उस साल, पर उन्होंने उस ठंड से भी नहीं रुके। वो अपने दृढ़ निश्चय को पूरा करने के लिए, संकल्प को पूरा करने के लिए वो लगातार रात को चलते हुए और उन्होंने वो सफ़र पूरा किया। ऐन 30 अक्टूबर के दिन वो अयोध्या पहुँचे। जब वो अयोध्या पहुँचे तो वहाँ पर कार सेवा का आह्वान हो चुका था और उनको भी ये आदेश दिया गया कि आप लोग कार सेवा के लिए आगे बढ़ जाओ जन्मभूमि की तरफ। वो दोनों अपनी वाहिनी के साथ जन्मभूमि की तरफ आगे बढ़े। वैसे में आगे से कुछ हल्ला गुल्ला हुआ और उन्होंने देखा कि अशोक जी सिंघल, जिनके सर पे लाठी लगी थी, उनके सर से रक्त बह रहा था और उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी। वैसे में सभी कार सेवकों को बहुत रोष हुआ और उनका उत्साह भी उसी समय दुगना हो गया। वैसे में उन्होंने सबसे आगे जाकर जब बैरिकेड टूटा तो सबसे पहले गुंबद पर, बाबरी ढांचे के गुंबद पर भगवा फहराया और वहाँ ध्वज प्रणाम करके वो अपने डेरे पर आ गए। उन सबको ये खुशी थी, उस दिन कार सेवा हुई थी और सबके मन में ये खुशी थी कि चलो हम जो संकल्प लेके आए थे वो हमने पूरा कर दिया। 1990 সালে যে আশা নিয়ে দুই ভাই পাড়ি দিয়েছিলেন অযোধ্যায়, তাদের সেই মনোবাঞ্ছা বিফলে যায়নি। অনেক ঝড় ঝাপটার পর উদ্বোধন হচ্ছে রাম মন্দিরের। সে মন্দির উদ্বোধনের আমন্ত্রণ পত্রই এসে পৌঁছেছে কলকাতায়। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাম শরতের বোন পূর্ণিমা কোঠারিকে। আর সেই কার্ড হাতে নিয়ে ভাইদের স্মৃতি রোমন্থন করছেন বোন। ফিরে যাচ্ছেন অতীতে। তবে হাজারো ব্যথার মধ্যে কাজ করছে একটা ভালো লাগা। মনস্কামনা পূরণ হয়েছে তার ভাইয়েদের। তারাদের দেশ থেকে হয়তো আজ অযোধ্যার দিকে তাকিয়ে হাসছে দুই ভাই, রাম ও শরৎ, যারা নিজেদের বলতেন রাম লক্ষণ। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।